नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। और चलिए मित्रों, आज हम संवैधानिक विकास की श्रृंखला में फिर से आपके सामने लेकर आए हैं मित्रों 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का क्या लेके आए मित्रों? भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। चलिए मित्रों, और देखिए ये अधिनियम हमारे एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न कंपटीशन की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, बातें करते हैं इस महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में। और देखिए, अगर हम बात करें 1919 का भारत परिषद अधिनियम, तो मित्रों इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय भारत सचिव का पद सृजित हो चुका था मित्रों। भारत सचिव का जो पद है मित्रों 1858 के अधिनियम के तहत सृजित किया गया था। तो यहाँ पर देखो मित्रों, जो मॉन्टेग्यू है वो है भारत सचिव और चेम्सफोर्ड है उस समय के तत्कालीन वायसराय। तो उनके तहत ये अधिनियम लाया गया। और मित्रों, इसका जो प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा रखा गया था कि भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाएगी। तो चलिए मित्रों, कौन कौन से प्रावधान इस एक्ट के तहत किए गए बातें करते हैं। देखिए, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं मित्रों इसको, और क्या कहते हैं देखो, मॉन्टफोर्ट स्वराज आंदोलन भी कहा जाता है। याद रखना है, क्या कहा जाता है? मॉन्टफोर्ट स्वराज आंदोलन। और क्या कहते हैं मित्रों? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। दोनों ही याद रखने। आगे हम बात करें, देखो इसमें जो भारत सचिव है वो तो कौन है मित्रों? मॉन्टेग्यू। और वायसराय कौन है मित्रों? चेम्सफोर्ड। ये भी याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में और जो भारत सचिव थे वो कौन थे उस समय, तो मॉन्टेग्यू थे। और वायसराय कौन थे? तो मित्रों चेम्सफोर्ड थे। तो देखिए मित्रों, 1918 में एक योजना निर्मित की इन दोनों ने, मॉन्टेग्यू और क्या नाम है, चेम्सफोर्ड ने। और उस योजना को लागू किया गया मित्रों 1 अप्रैल 1921 को। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1921 को। और ये लागू तो मित्रों चलो 1 अप्रैल 1921 को हुआ है, परंतु इसे किस नाम से जाना गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना गया। जबकि ये लागू कब हुआ है मित्रों? 1 अप्रैल 1921। 1 अप्रैल 1921। ठीक है मित्रों, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। यह योजना 1919 भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना गया। मतलब ये जो योजना मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा लाई गई थी उसे 1919 के अधिनियम के नाम से जाना गया। इसी एक्ट के तहत देखो मित्रों, अगर बात करें तो ये जो एक्ट था, पहली बार किसी एक्ट की कोई प्रस्तावना थी, यानी कि 1919 के एक्ट की अपनी एक क्या थी मित्रों? एक प्रस्तावना थी, एक प्रेम्बल थी, एक उद्देशिका थी मित्रों। और आगे बात करें हम भारतीयों को प्रशासनिक और विधायी कार्यों में, देखो इसी एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो पहली बार भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों और विधायी कार्यों में हिस्सेदार बनाया गया, भागीदार बनाया गया मित्रों। कौन कौन से कार्यों में? प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य, यानी कि दोनों ही कार्यों में, विधायी व प्रशासनिक, विधायी व प्रशासनिक, विधायी व प्रशासनिक, विधायी व प्रशासनिक, यानी कि दोनों ही कार्यों में मित्रों पहली बार 1919 के एक्ट के तहत क्या बनाया गया? भारतीयों को इसमें शामिल किया गया, भागीदार बनाया गया। आगे हम बात करें मित्रों, जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया। कितने भारतीयों को शामिल किया गया मित्रों? 3 भारतीयों। और कौन से कार्यों के लिए? प्रशासनिक कार्यों के लिए। प्रशासनिक कार्यों हेतु 3 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। 3 व्यक्तियों को वायसराय की कार्यकारिणी में मित्रों प्रशासनिक कार्यों हेतु शामिल किया गया। और ये तीनों भारतीयों को जो पद दिए गए, एक तो शिक्षा, उद्योग और विधि सदस्य, शिक्षा विधि सदस्य के रूप में, शिक्षा के सदस्य के रूप में और उद्योग के रूप में, मतलब 3 विभागों में 3 भारतीय सदस्यों को प्रशासनिक कार्यों के लिए भागीदार बनाया गया। याद रखना है मित्रों, क्या याद रखना है? 3 भारतीयों को, एक तो विधि के रूप में, एक शिक्षा सदस्य के रूप में और एक उद्योगों के सदस्य के रूप में। 3 विभाग जो थे, विधि सदस्य के रूप में, शिक्षा सदस्य के रूप में और उद्योग के सदस्य के रूप में, भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों हेतु किसमें शामिल किया गया? भारतीय परिषद में शामिल किया गया। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। देखिए, आगे हम बात करें इसी एक्ट के तहत अगर हम बात करते हैं तो केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल। क्या मित्रों? केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल। केंद्र में पहली बार क्या मित्रों? केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल। क्या मित्रों?
केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल, यानी कि 2 सदन वाला विधानमंडल, जिसके 2 सदन यानी कौन कौन से, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद, यानी कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की क्या की गई मित्रों, स्थापना की गई, जिसमें पहला सदस्य था विधानसभा और द्वितीय सदस्य था मित्रों विधान परिषद। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं मित्रों, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा था इसकी सदस्य संख्या डिसाइड की गई मित्रों 145, जबकि विधान परिषद की सदस्य संख्या निर्धारित की गई मित्रों 60। और ये जो विधानसभा थी, विधानसभा में अगर हम बात करें तो निर्वाचित जो सदस्य थे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या मित्रों डिसाइड की गई आपके 104 और 41 सदस्य डिसाइड किए गए मित्रों मनोनीत। तो जो अगर हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं विधानसभा की, तो विधानसभा में टोटल कितने मित्रों 145 सदस्य, जिनमें से आपकी बात करें तो 104 तो निर्वाचित हुए मित्रों, 104 तो निर्वाचित सदस्यों की बात। और आपके अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो इसमें 41 सदस्य मनोनीत किए गए, 41 सदस्य क्या किए गए, मनोनीत किए। उसी प्रकार विधान परिषद की बात करें तो इसकी कुल सदस्य संख्या 60 रखी गई, जिनमें से मित्रों आपके 34 कितने मित्रों, यानी कि 34 सदस्य तो निर्वाचित, कितने मित्रों 34 सदस्य तो निर्वाचित, और आपके 26 सदस्य मनोनीत डिसाइड किए गए। 26 सदस्य कितने, मतलब मनोनीत के रूप में नियुक्त किया जाना तय किया गया। तो आपको याद रखना है कि पहली बार 1919 के एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, जिसमें एक विधानसभा होगी, एक विधान परिषद होगी। विधानसभा के कुल कितने सदस्य 145, जिनमें से मित्रों 104 निर्वाचित और कितने 41 मनोनीत। उसी प्रकार विधान परिषद जिसके कुल कितने सदस्य मित्रों 60, इसमें से 34 सदस्य निर्वाचित और 26 मनोनीत। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आगे बात करते हैं मित्रों, ये विधानसभा का जो कार्यकाल था, इसका कार्यकाल मित्रों 3 वर्ष रखा गया। कितने वर्ष रखा गया, 3 वर्ष। जबकि विधान परिषद स्थायी सदन था, इसके सदस्यों का कार्यकाल मित्रों 5 वर्ष रखा गया, और इसके 1/5 सदस्य प्रति वर्ष क्या हो जाते थे मित्रों, सेवानिवृत्त हो जाते थे। इस तरीके का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। देखो इसी के तहत प्रांतों में विधान परिषद के रूप में, देखो केंद्र में तो द्विसदनीय विधानमंडल, जबकि प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। इसी एक्ट के तहत मित्रों केंद्र में तो द्विसदनीय विधानमंडल और राज्यों में यानी कि प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडल, और एक सदन के रूप में जो संस्था गठित की गई वो थी मित्रों विधान परिषद। क्या थी, विधान परिषद। तो पहली बार याद रखना है कि पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल किस एक्ट के तहत, 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मित्रों, और प्रांतों में एक सदनात्मक यानी एक सदनीय विधानमंडल जो कि विधान परिषद के रूप में, वो भी किसके तहत मित्रों, यही भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत। चलो आगे बात करते हैं हम। आगे हम बात करें मित्रों तो देखिए इसी एक्ट के तहत भारत परिषद जो लंदन में मित्रों 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम था, जिसके तहत भारत परिषद बनाई गई थी, जिसमें 15 सदस्य निर्धारित किए गए थे। तो यहाँ देखिए मित्रों क्या किया गया, इसमें 15 सदस्य जो थे इससे संख्या घटाकर न्यूनतम तो कर दी गई कितनी, 8, और अधिकतम कितनी कर दी गई, 12। याद रखना है भारत परिषद अधिनियम 1858, उसके तहत क्या किया गया मित्रों, लंदन में भारत परिषद का गठन किया गया, जिसकी संख्या कितनी थी, 15 थी। अब इस एक्ट के तहत यानी 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था मित्रों, इसके तहत जो लंदन में स्थित भारत परिषद थी मित्रों, उसकी जो सदस्य संख्या है वो घटाकर कितनी कर दी गई, 15 से घटाकर न्यूनतम 8 कर दी गई, और अधिकतम कितनी कर दी गई मित्रों, 12 कर दी गई। ओके मित्रों, चलिए आगे बात करते हैं। इसी एक्ट के तहत पहली बार 2 सूचियों के माध्यम से संघ व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन क्या किया गया मित्रों, मतलब इसी एक्ट के तहत 2 सूचियों के, एक तो संघ सूची और एक प्रांतीय सूची, इन दोनों सूचियों के आधार पर केंद्र सरकार यानी कि संघ व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। जो संघ सूची के विषय थे उन पर केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार कानून बनाएगी, और जो प्रांतीय सूची के विषय थे उनमें प्रांतीय सरकार कानून बनाएगी। इस तरीके का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे देखें।
इसी एक्ट के तहत देखो प्रांतीय बजट और केंद्रीय बजट को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और देखो प्रांतों को बजट निर्माण का क्या दिया गया, अधिकार। इससे पहले यह था मित्रों कि प्रांत और संघ यानी कि केंद्र का बजट और प्रांतों का बजट एक होता था, मगर इस एक्ट के तहत उनको अलग अलग कर दिया गया और प्रांतों को बजट निर्माण का अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसी एक्ट के तहत देखो एक कमेटी गठित की गई, एकवर्त समिति, और इस एकवर्त समिति की सिफारिश पर क्या हुआ, देखो मित्रों आम बजट और रेल बजट इन दोनों को क्या कर दिया गया, अलग अलग। पहले आम बजट और रेल बजट दोनों क्या थे, मर्ज थे, यानी कि दोनों पहले एक थे, परंतु एकवर्त समिति की सिफारिश पर इसी एक्ट के तहत यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मित्रों रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। याद रखना है रेल बजट और आम बजट दोनों को अलग अलग कौन सी समिति, एकवर्त समिति। कौन सी समिति मित्रों, एकवर्त समिति की सिफारिश पर क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। आगे देखो मित्रों, जो मताधिकार 1909 के एक्ट के तहत 3% लोगों को मिला था और वहां पर एक तो संपत्ति और मित्रों क्या उपाधियों को मताधिकार का आधार माना गया था, तो देखिए 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 10% कर दिया। कितना कर दिया मित्रों, 10%, यानी कि अब 10% लोग भारत में मतदान कर सकते थे। और परंतु देखो इसमें भी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं मिला मित्रों। ठीक है, याद रखना है। तो क्या याद रखना है, मताधिकार का विस्तार 3% से कितना, 10%, मगर महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया। चलो आगे देखो, पृथक निर्वाचक मंडल को मुसलमान, देखो मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचक मंडल डिसाइड किया, जो दिया गया, वो 1909 के एक्ट मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत दिया गया। अब इसको क्या कर दिया मित्रों, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा करके इन्होंने सिखों को, भारतीय ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों इन सभी को पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन का जो निर्वाचन मंडल था मुसलमानों सहित सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीय इन पर भी लागू किया गया। चलो, और इसी एक्ट के तहत देखो क्या हुआ, प्रांतों में भी द्वैध शासन, द्वैध का मतलब दोहरा शासन क्या किया गया, जो विषय थे, जितने भी विषय थे उनको आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया गया। मतलब कानून बनाने के प्रांतों को जो भी विषय प्रदान किए गए थे, दो सूचियों के आधार पर उन्हें भी दो भागों में विभाजित करके दोहरा शासन द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। जिसमें देखिए जो आरक्षित विषय थे वो तो मित्रों गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के पास रहेंगे, और जो हस्तांतरित विषय वो गवर्नर जनरल और उसकी किसके पास, विधान परिषद के पास रहेंगे। आपने ये भी देखा है कि पहले देखा हमने कि प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडल जिसमें विधान परिषद थी उसकी स्थापना की गई, और संघ सूची और प्रांतीय सूची के आधार पर केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। अब प्रांतों को भी मित्रों, प्रांतों में जितने भी विषय थे, जितने विषय विधि निर्माण के लिए दिए गए थे, उनको भी दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। अब आरक्षित जो विषय है उन पर कानून कौन, गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी विचार करेगी, और हस्तांतरित विषय उन पर कौन विचार करेगा, गवर्नर जनरल और उसकी विधान परिषद। ठीक है, ये याद रखना है। द्वैध शासन 1 अप्रैल 1921 से लागू हुआ, और कितने प्रांतों में, उस समय 8 प्रांतों में लागू हुआ। बंगाल था मित्रों, बिहार था, असम था, संयुक्त प्रांत जो आज का यूपी है मित्रों, मध्य प्रांत जो कि आज का एमपी है मित्रों, बंबई, मद्रास और पंजाब, ये 8 प्रांतों में एक तरीके से देखा जाए तो द्वैध शासन की क्या हुई मित्रों, शुरुआत हुई, और द्वैध शासन 1 अप्रैल 1921 को यहाँ पर लागू किया गया। ठीक है, देखिए इसी एक्ट के तहत अगर हम बात करें तो 1924 में देखिए एक कमीशन का गठन किया गया है, एक आयोग गठित किया गया, इसका नाम था 1924 में गठित कमीशन, इसका नाम था ली कमीशन। क्या नाम था मित्रों, ली कमीशन। इसकी सिफारिश पर देखो 1 अक्टूबर 1926 को किसकी स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। वही संघ लोक सेवा आयोग जो आज भारत में यूपीएससी, आईएएस, अखिल भारतीय सेवाओं की एग्जाम कंडक्ट कराता है मित्रों, तो वही यूपीएससी का गठन किसके तहत, इसी एक्ट के तहत 1919 के एक्ट के तहत 1924 में किस
कमीशन की सिफारिश पर, ली कमीशन की सिफारिश पर। कब मित्रों? 1 अक्टूबर 1926। कब मित्रों? 1 अक्टूबर 1926 को किसकी स्थापना की गई? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना की गई। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने मित्रों वो बने सरोज बारकर। कौन बने? सरोज बारकर। कौन बने मित्रों? सरोज बारकर। किसके प्रथम अध्यक्ष? संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन से कमीशन की? ली कमीशन की सिफारिश पर। किस एक्ट के तहत? 1919 के एक्ट के तहत। ठीक है मित्रों, चलो अब इसी एक्ट के तहत हम बात करते हैं। देखो इसी एक्ट के तहत क्या हुआ और प्रावधान देखिए। देखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं? कैग कहते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की का पद और लोकलेखा समिति का गठन भी इसी एक्ट के तहत, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजित किया गया इसी एक्ट के तहत और लोक लेखा समिति का गठन भी इसी एक्ट के तहत किया गया। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखने हैं दोनों। किस एक्ट के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो 1919 का एक्ट। किस एक्ट के तहत लोक लेखा समिति? तो 1919 के एक्ट के तहत। ठीक है मित्रों, देखिए भाई जो उदारवादी लोग थे, उदारवादी जो नेता थे, उन्होंने एक तरीके से इसे भारत का मेग्ना कार्टा कहा, यानी भारत के लोगों के लिए एक तरीके से अधिकार पत्र की संज्ञा इन्होंने दी है इसे, किस अधिनियम को? 1919 के अधिनियम को। ठीक है, अब देखो क्या होता है मित्रों, ये एक्ट तो आया मगर देखिए एक तरीके से इस एक्ट में कहा गया था कि हम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। ये अंग्रेजों की एक तरीके से मोनापोली थी। अंग्रेजों ने क्या किया, इस एक्ट के तहत 10 वर्ष के लिए जो कांग्रेस थी, यानी कि कांग्रेस उस समय एक तरीके से एक राजनीतिक मंच था, तो कांग्रेस की अनुमति, यानी कांग्रेस की अगर देखा जाए तो एक तरीके से कांग्रेस को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने इस एक्ट को भारत के लोगों के लिए लेकर के वो आए थे। तो एक तरीके से इसे एक तरीके से मोनापोली ही माना गया। इसलिए अब इस एक्ट की समीक्षा के लिए कमीशन गठित किया गया और इस कमीशन का नाम था मित्रों साइमन कमीशन। क्या नाम था मित्रों? साइमन कमीशन। तो इस एक्ट की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए कौन सा कमीशन गठित किया गया? साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन मित्रों? साइमन कमीशन। गठन कब हुआ? देखो गठन हुआ इसका 8 नवंबर 1927। कौन कौन थे? एक तो भारत सचिव थे जिनका नाम था वर्किन हेड, और एक कौन थे? जॉन साइमन। तो वर्किन हेड, भारत सचिव और जॉन साइमन, इनकी अध्यक्षता में मित्रों क्या किया गया? साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का क्या किया गया मित्रों? गठन किया गया। इसलिए किया गया था क्योंकि 1919 के एक्ट की समीक्षा की जा सके, जांच की जा सके। और ये एक्ट देखो मित्रों 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा, यानी कि बंबई पहुंचा, और इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। परंतु मित्रों जैसे ही ये भारत आया उस समय इसका विरोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस साइमन कमीशन के अंतर्गत एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसलिए भारत में गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगाए गए। और आपको पता है मित्रों कि जो लाला लाजपत राय थे वो उनके नेतृत्व में एक तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन किया गया और अंग्रेजों के द्वारा उन पर लाठियों से जब प्रहार किया गया तो आपको मालूम होगा मित्रों कि लाला लाजपत राय की इनकी वजह से क्या हो गई थी, इन लाठियों के प्रहार से कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी। और वही सैंडर्स जो था जिसकी हत्या भी मित्रों आपको पता है कि आप जो भगत सिंह, जिसका नाम बच्चे बच्चे की जवान पर होता है, तो भगत सिंह के द्वारा उनकी क्या कर दी गई थी? तो हत्या कर दी गई थी। चलिए देखो बात करते हैं आगे। भारत में विरोध क्योंकि एक भी सदस्य कौन नहीं था भाई? भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में क्या किया गया भाई? 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 इनका आयोजन किया गया, जिसमें देखिए भीमराव अम्बेडकर ने तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया मित्रों, जबकि कांग्रेस की तरफ से जो हमारे गांधी जी थे वो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों में, कांग्रेस की तरफ से 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। किन्होंने? गांधी जी ने। ठीक है मित्रों, यहाँ पर थोड़ा लिखा नहीं है, कांग्रेस तरफ से गांधी जी गए थे मित्रों। कौन गए थे?
गांधी जी गए थे जिन्होंने 1931 के दूसरे सम्मेलन में भाग लिया। और देखिए मित्रों 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ। किसके प्रयासों से? तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से। और इसी जो गांधी इरविन समझौता था, इसी के तहत गांधी जी कांग्रेस की तरफ से लंदन के गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लेने के लिए गए थे। चलिए याद रखना है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, किनके प्रयासों से? तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से। किस किस के मध्य? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। अब देखो मित्रों, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो पृथक निर्वाचक मंडल की जो बात थी, उसके समर्थन में कोई बात नहीं बनी। इसके कारण दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। जिसमें कौन गए थे? अपने गांधी जी गए थे। तो गांधी जी को सफलता मिली नहीं मित्रों। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचक मंडल के समर्थन में बात नहीं बनने के कारण क्या हो गया मित्रों? स्थगित हो गया। अब क्या होता है देखो, एक है सांप्रदायिक पंचायत, जिसे आपने नाम सुना होगा। ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री हुए रैमजे मैकडोनाल्ड, जिनके द्वारा मित्रों सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, और वो की गई थी 16 अगस्त 1932 को। अब इस सांप्रदायिक पंचायत जो 16 अगस्त 1932 को घोषणा की गई, इसके तहत मित्रों देखो दलितों सहित 11 समुदायों को क्या दिया गया? पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। अब इस बात को लेकर हमारे गांधी जी उस समय पुणे की यरवदा जेल में थे। तो गांधी जी को दलितों को जो पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया मित्रों, तो वो गांधी जी को पसंद नहीं आया। इसलिए गांधी जी ने क्या किया? इसके विरोध में मित्रों पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन किया, और वो अन्न जल त्याग करके एक तरीके से किस पर बैठ गए मित्रों? आमरण अनशन पर बैठ गए। तब इस बात का पता हमारे अम्बेडकर जी को जब लगता है, तो अम्बेडकर जी को लगता है कि हो सकता है कि भाई देखिए कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से कहीं गांधी जी की के साथ कुछ अनहोनी हो जाए। तो देखो मित्रों क्या होता है, दलितों के लिए देखो पृथक निर्वाचन मंडल, गांधी जी ने क्या किया? विरोध। और विरोध में उसने पुणे की यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को क्या किया मित्रों? आमरण अनशन। तो अब क्या होता है देखो मित्रों, 26 सितंबर 1932 को एक व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद और एक व्यक्ति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इन दोनों ने जैसे तैसे करके गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य क्या करवाया मित्रों? समझौता करवाया, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, या गांधी अंबेडकर समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य क्या हुआ? पूना समझौता हुआ, जिसमें दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी। यानी कि दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नहीं की जाएगी, उनके लिए अलग से सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। इसके संबंध में गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ और सहमति बनी। इसी पूना समझौते को हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मित्रों, तो याद रखना है, सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई, और इस एक्ट के तहत 11 समुदायों को दलितों सहित क्या दिया गया? पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। और इस दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल का गांधी जी ने क्या किया मित्रों? विरोध किया, और विरोध में उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन किया। इस वजह से 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य क्या हुआ मित्रों? पूना समझौता हुआ, जिसमें दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर क्या बनी मित्रों? सहमति बनी। और इसको हम इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार हमने मित्रों देखा 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसी प्रकार मित्रों हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।